So प्लीज let's आप ऐसे तो start. फॉन्ट बड़ा रखिएगा सर। Okay, okay. हाँ, So आप थोड़ा सा क्लियर we थोड़ा सा। we do यस data collection to answer a question or to tell a story. In my opinion, there are two reasons in data collection: to answer a question and to tell a story. ये to tell a story means, yes, to tell a story means हम कुछ किसी को बताना चाहते हैं, एक पूरी समझाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वी डू डेटा कलेक्शन. So that is why to tell a story or to answer a question, to answer a problem, to solve a problem. Okay? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कुछ? सर, आवाज सुनाई दे रही है। अब मेरा ख्याल है दिख भी रहा है. ठीक। Yes, sir, yes. अब बोर्ड दिख रहा है. Okay. So any other answer you want to add? And why we do research? Yes. Why we do research? हम रिसर्च क्यों करते हैं? आप सब लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, हम रिसर्च करने जा रहे हैं. Why we do research? सर अगर हम रिसर्च किसी प्रॉब्लम सेंट्रिक है, अगर हमारी रिसर्च, तो हम सर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें निकालने की कोशिश करते हैं रिसर्च के माध्यम से. Yes. तो what you do first in research, सबसे पहले क्या करना चाहिए? थोड़ी सी ये बात कर लें. सबसे पहले सर समस्या वाला क्षेत्र ढूंढना चाहिए हमें, जिसमें समस्या है. प्रॉब्लम, हमें एक प्रॉब्लम चाहिए. और क्या करते हैं आप रिसर्च में? देखिए, 3 काम आप बहुत बड़े करते हैं रिसर्च में. यस सर, मेथोडोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए. यस, मेथोडोलॉजी. यस सर, हाइपोथेसिस भी होनी चाहिए. यस, हाइपोथेसिस होनी चाहिए. यस, ऑफ कोर्स. एंड और सर हमें ये देखना चाहिए कि कोई गैप अगर हम फाइंड आउट कर सकें. यस, वी ट्राई टू फाइंड अ रिसर्च गैप. तो कैसे तलाशेंगे हम रिसर्च गैप? यस सर, हम जो प्रीवियस ईयर्स में सर वर्क डन हो चुका है, हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज हो चुकी है और क्या बची हुई है. एग्जैक्टली. सर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है. यस, वी विल हैव टू फाइंड आउट अ रिसर्च गैप कि क्या नहीं हुआ है इस टॉपिक पे. देखिए, अब नॉलेज की फील्ड इतनी बढ़ गई है कि बहुत कुछ हुआ होता है, तो हम ये ढूंढेंगे कि क्या नहीं हुआ है. तो रिसर्च गैप, और यहीं से बहुत बार आपकी प्रॉब्लम निकल के आती है. और फिर और ये रिसर्च गैप आता कहां से है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करते हैं? यस, एनी सिंपल. सर, हम उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं. कैसे चेकआउट कर? या गवर्नमेंट की कोई सर, वो अलग अलग सर जर्नल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के भी या अलग लेवल पे. यस, लाइब्रेरीज जाके. और अब इंटरनेट इतना अच्छा हो गया है कि आप वहां से ढूंढते हैं. और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. कैन यू नेम एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स? जी सर, शोध गंगा जैसे हो गया. शोध गंगा इज देयर. यस. गूगल स्कॉलर हो गया. गूगल स्कॉलर इज देयर. यस गौरव. सर, जे स्टोर है, साइंस डायरेक्ट है, ये भी कुछ है. साइंस डायरेक्ट है. यस. स्कोपस इज देयर. एंड एक मेंडले एक सॉफ्टवेयर है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, बहुत कन्वीनियंट है. तो इससे आप देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बहुत ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलर बहुत अच्छा काम नहीं समझते. बट माय सजेशन इज, कितना भी बोरिंग लग रहा हो, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करिए. और सबसे पहले तभी आपको रिसर्च गैप मिलेगा, तभी आपको उसमें प्रॉब्लम नज़र आएगी. और एक और मेरी आपको सलाह है कि आप
you go to research with open mind. देखिए, दो तरह की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है. हम लोग कहते जरूर है कि हम डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं. देखिए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपको एक एसी खरीदना है या आपको कूलर खरीदना है. मान लीजिए आपको एक एसी खरीदना है या आपको एक कार खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? सपोज आपको एक व्हीकल खरीदनी है, सपोज आपको एक बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट? आप क्या करते हैं नॉर्मली? सर अपने मित्रों से बात करेंगे कि ये बाइक कैसी है, अच्छी है, इसका एवरेज कैसा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे सर. नहीं, ये बाइक मतलब वो उस बाइक का नाम दिमाग में कहाँ से आया आपके? यस सर वो सर सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी इसलिए. यस, पॉपुलर होगी. जैसे आपको कार में आपको लगता है कि मारुति इज गुड, तो सबसे पहले आपके दिमाग में मारुति है. फिर आप क्या करते हैं? अपने मित्रों से बात करते हैं, राइट? जो लोग मारुति या बाइक जो भी है चलाने वाले हैं, तो सर रिव्यू लेते हैं हम उनसे. व्यू लेते हैं, ठीक. लेकिन जानते हैं हुआ क्या? हुआ ये कि आपने सब पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको मारुति खरीदनी है या हीरो होंडा खरीदनी है, isn't it? फिर आप लोगों से सिर्फ उनके बारे में पूछते हैं और आप एक्चुअली अपने डिसीजन को सही ठहराने के लिए आप एविडेंस तलाश रहे हैं, isn't it? Am I right or not? यस सर. यस सर. ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि भाई मारुति खरीदनी है, थोड़ा बहुत एक दो लोगों से बात करिए, भाई मारुति इज गुड या हीरो होंडा इज गुड, और उसके बाद आप जो कर रहे होते हैं वो ज्यादातर आप एविडेंस तलाश रहे होते हैं अपने. इसको कहते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग, और हम ज्यादातर रिसर्च में भी यही कर रहे होते हैं. हम जो प्रॉब्लम तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम में जो जाते हैं हमारे दिमाग में आंसर पहले से होता है, राइट? तो प्लीज डोंट गो टू द रिसर्च with an answer in your mind. आपके दिमाग में पहले से अगर डेफिनेट आंसर है तो फिर रिसर्च करने की जरूरत क्या है? फिर तो नहीं जरूरत है, isn't it? तो गो टू, अगर है भी आपके दिमाग में एक, आप ह्यूमन हैं, एक ओपिनियन होना इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन कम से कम आप तैयार होइए, आप बी ओपन टू चेंज दैट ओपिनियन. मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब आप उस पर अड़े मत रहिए, उसको साबित करने के लिए रिसर्च मत करिए. अगर आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू कहीं थोड़े दिन बाद या कुछ दिन बाद आपको लगता है कि आपकी ओपिनियन गलत थी, तो आप यू शुड बी ओपन टू रिवाइज दैट. मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मेरी ये सलाह है आपको. और देखिए, सारा डेटा कलेक्शन, सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का तरीका बदल जाएगा अगर आपके दिमाग में आंसर पहले से है. तो आप ऐसे पेपर्स तलाशेंगे जो आपके व्यू को सपोर्ट करते हो, राइट? अगर कोई पेपर ऐसा दिखा, अगर कोई पेपर या कोई आर्टिकल ऐसा दिखा जो जिसमें आपके व्यू के अलग कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे. तो डोंट गो टू द रिसर्च. सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. यस मीनाक्षी, यस. सर अगर इस तरीके से हम चलते हैं अपने रिसर्च को लेकर, तो मतलब एक पॉइंट पे मुझे लगता है शायद हम डायरेक्शन लेस नहीं हो जाएंगे सर, कि हमने एक एजम्पशन की कि ऐसा होगा हमारी रिसर्च में. आपने जैसे मारुति का भी एक एग्जांपल दिया, तो हम उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए लोगों को ढूंढते हैं कि हमने पहले ही मन बना लिया कि Yes. हमें जस्ट मारुति. ज्यादातर यही होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, जी सर. लेकिन ज्यादातर तो ऐसा सर, ही होता है. इस प्रॉब्लम से सर बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ओपन दिमाग रखिए, मतलब पहले डिसाइड मत करिए कि आपको मारुति खरीदनी है. लोगों से बात करिए जो कार ओनर्स हैं, या आजकल रिव्यू बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं टीवी पे, तो आप उनसे बात करिए. मतलब पहले से मत डिसाइड कीजिए कि आपको मारुति खरीदनी है. हो सकता है बाद में आपका डिसीजन मारुति ही हो, लेकिन देखिए पहले से डिसाइड करेंगे तो रिसर्च वो बायस्ड होगी. फिर रिसर्च का क्या मतलब? अगर आप सवाल का जवाब पहले से है तो आप क्यों 4-5 साल आप मेहनत कर रहे हैं, isn't it?
तो अगर आपके दिमाग में कोई ओपिनियन भी है, वही मैं कह रहा हूँ मीनाक्षी कि हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। हमारी रिसर्च का पर्पस, हालांकि थोड़ी सी आइडियल लग रही हो मेरी बात शायद, लेकिन हमारे रिसर्च का पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर हम ओपन दिमाग से नहीं जाते। अगर आपके दिमाग में कोई ओपिनियन भी है तो, हम लोग ह्यूमन हैं, ओपिनियन हो सकती है, बट कम से कम आप उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए तैयार रहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस, इज दैट क्लियर मीनाक्षी? यस सर। ओके, यस यस मीनाक्षी। सर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि कभी कभी ना मैंने जैसे एक दो रिसर्च स्टूडेंट देखे, तो उनमें मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पर जाकर उन्हें लगता है कि हमने तो कुछ रिसर्च ही नहीं किया, मतलब एक डायरेक्शन मैं लेस, तो समझा लगा नहीं कि जो हमने कोई रिसर्च नहीं करी, क्यों? नहीं सर, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमने एक ओपन माइंड होकर और सभी के मतलब एक व्यू लेकर उस चीज को हमने ओपन रखा कि हमें कुछ नया करना है। हाँ। पहले से हम लोग बायस्ड नहीं है उस चीज ओके। के लिए, लेकिन एक पॉइंट पर जाके कभी कभी बच्चा ना इतना डायरेक्शन लेस हो जाता है कि उसको ना ये फील आनी शुरू हो जाती है कि अब तक जो मैंने किया शायद वो मेरी एजम्पशन से कुछ गलत है। हाँ तो या क्या कुछ हुआ add है? on तो करना आप नहीं है आता। तो आप मान लीजिए। हाँ, तो सर उस चीज से बचने के लिए मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वहाँ हम अब उस टाइम बहुत ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लूज चला जाता है कि ये तो कोई बात नहीं, भी इतना टाइम चला गया, तो वहाँ हम अपने आप को करेक्ट के साथ किस तरीके से लेके जा सकते हैं? देखिए, आप पहले से ओपन रहिए, और ये एक बार नहीं शायद कई बार होगा आपके साथ रिसर्च में। रिसर्च एक जी ऐसी सर, चीज है, एग्जैक्टली सर, मैं यही ये होगा शायद, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे हैं तो वो थोड़े दिन में वो फेस चला जाएगा, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें। और आपके गाइड होंगे, आपके और सीनियर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, वो आपको गाइड करेंगे इस मामले में। आप उनके पास जाइए, और ये एक बार नहीं हो सकता, 2-3 बार हो रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च थोड़ी मुश्किल सी चीज़ है, उतनी इजी चीज़ नहीं, इसलिए देर से होती भी है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, शायद सभी के साथ आती है, लेकिन अगर आप क्लोज माइंड से होंगे तो शायद ना आए, लेकिन तब आपकी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं होगी। चलिए, तो वी विल रिटर्न, यस वी रिटर्न टू डेटा। तो हम डेटा क्यों ढूंढ रहे होते हैं? टू आंसर ए क्वेश्चन और टू टेल ए स्टोरी। चलिए, टू आंसर ए क्वेश्चन वाला पार्ट तो हमने एड्रेस कर लिया। व्हाट इज द फ्रेज टू टेल ए स्टोरी? यस यस Sir, to provide an overview. यस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि what I mean to tell a story. सर किसी प्रॉब्लम का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट एस्टेब्लिश करना। यस, और कम्प्रहेंसिव आंसर देना वर्ड को, एक पूरा आंसर, मतलब एक लाइन में नहीं, एक पूरा आंसर देना कि ये है, ये शॉर्टकमिंग्स हैं, ये है, ये प्रॉब्लम्स है। ओके, एक पूरा कम्प्रहेंसिव ओवरव्यू। और ये कहाँ से आएगा? ये तो लिटरेचर रिव्यू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, उसके पहले हम डेटा के बहुत बेसिक इस पर आए। देयर इज अ क्लियर वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा तो आप लोग जानते हैं क्या है। व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? एनीवन? दिस इज वेरी बेसिक, और इसमें थोड़े से कंफ्यूजन्स हैं। यस, व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सर जो डेटा हम फील्ड एरिया में जाके खुद कलेक्ट करते हैं तो वो तो सर प्राइमरी डेटा होता है। यस, सर जो हम अदर सोर्स से लेते हैं डेटा, अदर वो सोर्स से सेकेंडरी सोर्स। मतलब तो जैसे किसी गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट हो या पब्लिश डेटा, कोई रिपोर्ट हो। यस, कोई इसको रिफाइन करना चाहता है जो गौरव ने बताया। यस, ही इज राइट, आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग। यस, सर प्राइमरी डेटा जिसको हम खुद जाकर ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, उसको टच करते हैं। ओके, दैट इज प्राइमरी डेटा। ऑफ कोर्स, आपका डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो प्राइमरी डेटा है। ओके, और सेकेंडरी डेटा जो पहले से किया हुआ है, किसी और ने किया है। इज दैट सो? जी सर। ओके, मोहित,
अच्छा, सपोज मैंने 2018 में एक डेटा कलेक्ट किया था फॉर सम प्रोजेक्ट और सम रिसर्च वर्क. अब 2021 आ गया है, मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो जो मैंने 2018 में डेटा कलेक्ट किया था वो मेरे काम आ सकता है इसमें. नाउ इट आई एम यूजिंग दैट डेटा. वो मेरा डेटा है, मैंने कलेक्ट किया या मेरी टीम ने कलेक्ट किया. हम थोड़ा सा रिफाइन कर दें, यू आर योर टीम. कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही करें, आपकी टीम ने कलेक्ट किया हो तो भी वो प्राइमरी डेटा होगा. यस, सपोज 2018 और 2019 में मैंने एक डेटा कलेक्ट किया था, मेरे पास है, और 2021 में मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो पूरा डेटा या पार्ट ऑफ डेटा मुझे लगता है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ. ओके, तो इट इज़ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. सर वो तो प्राइमरी डेटा हुआ. वो प्राइमरी हुआ. सब लोग एग्रीड हैं रोहित की बात से? सर वो अगर पब्लिश नहीं हुआ है कहीं तो जब तक तो सर वो प्राइमरी डेटा ही माना जाएगा. अगर पब्लिश नहीं हुआ है तो अच्छा चलिए, सर मैं सेकेंडरी होगा लेकिन अनपब्लिश्ड में आ जाएगा. अनपब्लिश्ड होगा तो प्राइमरी होगा, वरना नहीं होगा. ओके. अच्छा, सपोज मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और रिवाइज करता हूँ. सपोज मेरे एक कोलीग ने या किसी रिसर्च स्कॉलर ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, तो उसने सपोज कुछ पार्ट अपनी पीएचडी में डाला और कुछ नहीं डाला. वो पब्लिश नहीं है, वो पीएचडी में यूज़ नहीं हुआ है. नाउ इफ आई एम यूजिंग दैट डेटा, या कोई और रिसर्च स्कॉलर मेरा उस डेटा को यूज़ कर ले उसकी परमिशन से, देन इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी. यदि सर आपका डेटा किसी और ने यूज किया हुआ है तो सर वो फिर आपके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने यूज़ नहीं किया. देखिए, आप रिसर्च में जाएंगे, आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ डेटा यूज़ ना भी करें. isn't it? आपको लगता है ये रेलेवेंट नहीं है, मैंने कर लिया, बट इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर माई पीएचडी. होता है. तो और आपका कोई साथी जो या जूनियर आपका आपसे कह रहा है या आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा कि ये डेटा इनकी रिसर्च में भी यूज़ हो सकता है और आप परमिट कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट इलीगल, आप कह रहे हो ओके डेटा मेरा यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब ये प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? सर ये तो सर वो सेकेंडरी डेटा होगा. प्राइमरी डेटा ही कहा जाएगा. अगर प्राइमरी है तो क्यों और सेकेंडरी है सर तो हमारे क्यों? हिसाब से तो सर वो सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा, क्योंकि सर जो डेटा है सर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसके जो आंकड़े हैं वो तथ्य जो है वो सही है या गलत है. सर Right. जिसको हम खुद से अनुभव करेंगे वो प्राइमरी डेटा कहा जाएगा. ओके, मैं या मेरी टीम? सर प्राइमरी डेटा Yes. इसलिए क्योंकि सर वो कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है अब तक, तो जिसने भी करा है वो फर्स्ट हैंड ही अभी यूज करने वाला है उस डेटा को. क्योंकि मैं यही आना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है सभी को, ऑलमोस्ट सभी को. यस, एनी अदर व्यू? यस कुमकुम, आपके पुराने आंसर्स बहुत अच्छे थे, तो As sir, because it is a first-hand information, so I guess that will be called as don't primary guess, data. say it. Yes, it will be a primary data according to me. अच्छा, देखिए दूसरे का डेटा है. But sir, it is a first-hand information. देखिए ये इट इज नॉट अ Sir, प्राइमरी may I- डेटा. यस अमित. सर ये मतलब सर अगर दूसरे का डेटा हमने खुद से नहीं कलेक्ट किया है तो ये मे बी सेकेंडरी डाटा भी होगा. और दूसरी बात है, हम प्राइमरी डाटा हम खुद जो कोई रिसर्च कर रहा है तो उस टाइम हम कलेक्ट करते हैं, और ये पहले का डाटा है तो फिर बहुत ये सेकेंडरी डाटा में आ सकता है. आपकी आवाज़ अमित बहुत साफ नहीं आ रही है. मतलब आप क्या कहना सर, चाहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी? सर सेकेंडरी डाटा इट इज सेकेंडरी. वाई सेकेंडरी? सर जैसे वो किसी दूसरे का डाटा है, और सर पहली बात जो हमने वो पहले की रिसर्च के लिए डाटा वो कलेक्ट किया था, और अगर हम प्रेजेंट में उसको यूज करना चाह रहे हैं, वो पहले का कलेक्ट किया डाटा है, इसीलिए सर हम उसको सेकेंडरी कहेंगे सर. तो आपका क्यों मतलब हमने है खुद कलेक्ट भी नहीं किया है. आपका मतलब एक मेन क्राइटेरियन एक तो है टाइम पीरियड, यस सर. और एक Yes, है
कि किसी और का पर्सन किसने कलेक्ट किया, ओके, तो ये तो है ही, यस। अच्छा, मैंने जो आपको पहले एक एग्जांपल दिया था वो शायद जल्दी दे दिया। 2019 में या 2020 में मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक डेटा कलेक्ट किया था, वो मैंने वहाँ यूज़ नहीं किया, और मैं ही इस 2021 में मुझे एक और प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि वो डेटा यूज़ कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। मी एंड माई टीम हैज़ कलेक्टेड द डेटा थोड़ा सा पहले, सपोज 1 ईयर पहले, बहुत बड़ा टाइम पीरियड भी नहीं लैप्स हुआ है, और 2021 में या अभी प्रेजेंटली मुझे लगता है कि मैं वो डेटा यूज़ कर लूँ, तो इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। बड़ा सवाल ये है सर 1 ईयर के अंदर सर बहुत से चेंज आए होंगे उस डाटा में सर। अच्छा, चलिए इसीलिए हम एक और बात करते हैं। सपोज आई एम, यस अमित, सर जैसे पीरियड ऑफ स्टडी आपका कब से कब तक है, उस पे भी ये डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करता है, यस। और अगर सपोज मान लीजिए कि मैं 2 प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, तो थोड़ा ही 1-2 महीने टाइम गुजरा है, वो डेटा मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया था, अब मैं ही उसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट करना चाहता हूँ, इट इज सेकेंडरी और प्राइमरी? सर प्राइमरी डेटा। सर इट विल बी प्राइमरी डेटा। इट विल बी प्राइमरी, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ओके। तो क्या क्राइटेरियन, देखिए मेरे हिसाब से ये सेकेंडरी डेटा है। अगर मैं भी 1 साल पहले का अपना डेटा या किसी और प्रोजेक्ट का डेटा यूज कर रहा हूँ, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। वाई? देखिए मेरा व्यू ये है और मेरा आंसर ये है कि इट इज सेकेंडरी डेटा। बट वाई, कोई मुझे बता सकता है वाई? इसमें टाइम की बात खाली नहीं है, टाइम भी हो सकता है 4 साल पुराना डेटा भी आज रेलेवेंट हो, या 6 महीने पुराना डेटा भी इरेलेवेंट हो सकता है। पर्सन, आप सारे डेटा खुद नहीं कलेक्ट कर सकते, आप बहुत बार अपनी टीम लगाते हैं या हायर करते हैं, तब भी वो प्राइमरी डेटा होता है। तो व्हाट इज द मेन पैरामीटर कि जिससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा नापते हैं? ये टाइम नहीं है, टाइम भी है, टाइम पर्सन नहीं है ये, और पब्लिश अनपब्लिश भी नहीं है, ये कुछ और है। जो मेन क्राइटेरिया, देखिए ये सब हैं, पब्लिश अनपब्लिश भी है, टाइम भी कभी कभी है, पर्सन भी कभी कभी है, बट नॉट ऑलवेज। दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरियन। क्या है ये? किसी ने मुझे बताया था, आई थिंक किसी ने आंसर बहुत पहले दिया है। सर सबसे बड़ा रीजन सर इसमें यही होगा कि सर जैसे अब कोविड-19 हुआ था सर, yes. तो उससे 1 साल पहले और इस समय में सर काफी चेंजेस देखे गए हैं। तो जो डाटा हमने पहले कलेक्ट किया है, तो उसमें सर और आज के डाटा में सर बहुत अंतर मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता। कभी कभी हो सकता है कि 2 साल पहले का डेटा अभी रिलेवेंट हो। जैसे सेंसस डेटा हम बहुत बार रिलेवेंट मानते हैं, हो सकता है कि रिलेवेंट हो सकता है कि बहुत ना बदला हो, तब भी ये सेकेंडरी डेटा है। आई एम सेइंग वाई? कोई मुझे ये आंसर दे सकता है कि वाई आई एम सेइंग दैट इट इज सेकेंडरी डेटा? सर बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। नहीं, अवेलेबल वो मेरे पास है, अगर वो पब्लिश मैंने नहीं भी कराया तो भी मैं कह रहा हूँ कि सेकेंडरी डेटा है। वाई? क्या, व्हाट इज द कॉमन थ्रेड? क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सेकेंडरी डेटा है? जैसे सर हमारा पर्पस चेंज हो गया कि वो पहले हमने किसी और पर्पस के लिए एग्जैक्टली अमित, यू हैव द आंसर। पर्पस इंपॉर्टेंट चीज, पर्पस, इंटेंट, पर्पस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ था तो स्ट्रिक्टली आप चलिए, आप उसे प्राइमरी डेटा जैसे आसपास है, बट इट इज इन थ्योरी, इन एथिक्स इट इज दी सेकेंडरी डेटा। अगर आपने किसी और काम के लिए, तो व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन इज पर्पस या इंटेंट, आप कह सकते हैं कभी कभी उसमें इंटेंशन। पर्पस इज इम्पोर्टेंट। यस गॉड। सर हमारा पर्पस अगर चेंज भी हो गया तो सर अगर वो डेटा हमें पुराने समय में भी हमारी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा था, और अगर हम दूसरा कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी वो अगर वही हमारी फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो सर पर्पस भले ही चेंज हो जाए लेकिन डेटा तो सर वही यूज कर रहे हैं हम फिर भी। डेटा आप यूज कर रहे, देखिए आपसे किसने कहा कि सेकेंडरी डेटा आप यूज नहीं कर सकते? बल्कि बहुत बार हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं।
सेकेंडरी डेटा इज नॉट बैड। ये आपको हमको सबको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि सेकेंडरी डेटा इज बैड। सेकेंडरी डेटा इज नॉट बैड। कभी कभी हमें सेकेंडरी डेटा ही यूज करना पड़ता है। देखिए अब सेंसस डेटा है, आप सेंसस नहीं करने लगेंगे पूरे इंडिया का, है ना? तो सेकेंडरी डेटा इज नॉट बैड, बट प्राइमरी डेटा इज बेटर। और प्राइमरी डेटा इसीलिए बेटर है कि उसी पर्पस से किया गया है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वो बताऊं। क्या होता क्या है कि सामने वाले का जवाब जो है इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने क्या सवाल पूछा है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो इसलिए पर्पस उसका डिफरेंट था, तो हो सकता है कि आपने जो सवाल पूछा उसका डिफरेंट जवाब आया। आप जरा सा उसे डिफरेंट पूछें। सपोज मैं आपसे पूछूं कि यू आर वेजिटेरियन और नॉट, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? सर हम जो भी हैं मतलब बता देंगे कि हम वेजिटेरियन हैं या नहीं, नॉन आप क्या वेजिटेरियन। कहेंगे? जैसे गौरव आप क्या हैं? सर वेजिटेरियन। आप वेजिटेरियन हैं। आप दूध पीते हैं? यस सर। अंडा खाते हैं? नो सर। नहीं खाते। चलिए, मीट नहीं खाते, गोज विदाउट सेइंग, बट दूध पीते हैं आप, isn't it? यस सर। यस सर। दूध क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। सर एनिमल प्रोडक्ट। यस। तो यू आर नॉट वेजिटेरियन, यू आर नॉट प्योर वेजिटेरियन। देखिए दुनिया में जब वेजिटेरियन मूवमेंट शुरू हुआ तो 3 तरह के वेजिटेरियन हम डिफाइन करते हैं। एक तो प्योर वेज, लैक्टो वेजिटेरियन और लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। यू आर वेजिटेरियन बट यू आर नॉट प्योर वेजिटेरियन। जो प्योर वेजिटेरियन होता है वो दूध भी नहीं पीता। समझ रहे हैं आप? अब मैं ये सवाल आपसे, तो ये 3 तरह के वेजिटेरियन दुनिया में जो वेजिटेरियन मूवमेंट है, और इंटरेस्टिंगली इट वाज नॉट स्टार्टेड इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड इन यूरोप। और इत्तेफाक से ये वही उसी वक्त था जब गांधी जी यूरोप पढ़ने गए थे। तो उन्होंने अपनी किताब में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा भी है, आप पढ़ें ध्यान से, कि प्योर वेज कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता, राइट? तो प्योर वेज का अब आपका जवाब बदल जाएगा। आप एक्चुअली आप लैक्टो वेजिटेरियन हैं। तो सवाल किससे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं पूछूंगी अगर आप प्योर वेज हैं तो आप शायद सोचेंगे। अगर मैं पूछूं वेज है तो आपका जवाब अभी भी वही होगा कि यू आर वेजिटेरियन, यू आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे सवाल को ऐसे ले रहे हैं कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप प्योर वेज है कि नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि आप नॉन वेज हैं कि नहीं, है ना? मेरा सवाल मैं पूछ आपसे ज़रूर रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन है कि नहीं, लेकिन आपने जो सवाल आपके दिमाग ने जो लिया, ब्रेन ने, वो ये है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मीट खाते हैं कि नहीं, या अंडा खाते हैं कि नहीं, राइट? तो इट्स अबाउट परसेप्शन। क्या आपको लगता है कि क्या सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इस पर डिपेंड करता हूँ क्या सवाल। तो सवाल बदल जाते हैं प्रोजेक्ट के साथ क्योंकि एम्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पर्पस बदल गया है तो वो सेकेंडरी डेटा होगा, और सेकेंडरी डेटा बुरा नहीं होता। सेकेंडरी डेटा इज़ अ गुड थिंग। बहुत बार आप सेकेंडरी डेटा इज़ बेटर समटाइम्स, क्योंकि आपके पास, आप अकेले रिसर्च स्कॉलर हैं, चलिए आप 1-2 लोगों को हायर कर लेंगे, कितने लोगों को आप हायर कर सकते हो? तो सेकेंडरी डेटा इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी एक तो वो प्रोफेशनल्स ने किया है, हो सकता है वो आपसे बेहतर हो। तो सेकेंडरी, कोई ये आपसे कह रहा हो कि प्राइमरी इज़ बेटर और सेकेंडरी इज़ बेटर, नो, बोथ आर गुड आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है मेरी, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। यस, व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव डेटा, यस सर क्वांटिटेटिव डेटा में से जैसे हमारा सेंसस होता है, सेंसर का जो प्रोसेस है वो क्वांटिटेटिव डेटा में आता है सर, जिसमें संख्याएं के आधार पे जो है डेफिनेट नंबर्स हैं।
यस और सर और क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी डेटा में जैसे कि सर हमारा एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता के आधार पे मतलब गुड कितना अच्छा यू कैन नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर्स टू दैट डेटा, है ना। यस यस सर। चलिए इस क्लासिफिकेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल डेटा है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। ओके, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए था। सो इतना पता है आपको, बेसिक्स ज़रूर क्लियर होने चाहिए। और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं ज़रूर ये करता हूँ कहीं भी क्लास होती है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स of data? Sir, there are several methods to collect data. Yes. Sir, like sir, we can go for a questionnaire system, or we can go for interview system or direct observation. Yes. इसमें सर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग अलग होती है। यस यस। और सर हम टारगेट ग्रुप का इंटरव्यूज कर सकते हैं। यस सर हम क्वेश्चनेयर भरवा सकते हैं, उसमें भी सर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर अलग होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर अलग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरव्यू मेथड। फर्स्ट मेथड इज इंटरव्यू मेथड। व्हाट इज इंटरव्यू मेथड? यस, आई थिंक आपने बहुत पढ़ा हुआ है गौरव। यस, व्हाट इज इंटरव्यू मेथड? यस सर। यस सर, जब हम डायरेक्ट किसी के पास जाकर मतलब जानकारी लेते हैं, उससे आंकड़े लेने की कोशिश करते हैं, मतलब फेस टू फेस। यस, इट इज पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। आप खुद या आपकी टीम का कोई मेंबर, है ना। हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हालांकि वो भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है, उसे अभी न्यूमरेटर कहते हैं, बट हम मान लेते हैं कि मैंने किसी को भेजा तो वो भी मैं ही हूँ। सो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, तो ये है इंटरव्यू मेथड, राइट। ये दो Yes, तरह का होता है, जैसे आपने अभी बताया। यस 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 गौरव। सर, एक तो उसमें है कि हम रैंडमली कर सकते हैं इंटरव्यूज किसी का भी, या एक ये है कि सर हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसको हम सर नहीं, टारगेट करके वो आप सैम्पलिंग की बात करें, मैं अभी सिर्फ पूछ रहा हूँ। सपोज आप पहुंच गए इंटरव्यू लेने, तो दो तरह का हो सकता है क्या? Yes, sir. Sir, it can be structured and unstructured. स्ट्रक्चर्ड यस सर एंड ओपन या नॉन स्ट्रक्चर्ड, है ना। तो इसको हम क्लोज और ओपन भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड और नॉट स्ट्रक्चर्ड। क्या फर्क है? किसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं? Sir, in structured interview, sir, we have predefined questions. प्री डिफाइंड क्वेश्चन हम पूछेंगे। ये क्वेश्चन Yes. नंबर 1 ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, Yes, sir. Sir, we can change the order, but we cannot change No, the we question. can change the order, but we cannot change the question itself. Okay. And open में क्या होता है? Sir, in open structured, we can ask randomly. We can change the questions. We can put questions from the questions also. Okay. और हम क्यों चेंज करते हैं क्वेश्चन? Sir, to get the in-depth knowledge. नहीं, क्या आपको लगता है तो आप क्वेश्चन चेंज कर देते हैं? सर, अनस्ट्रक्चर्ड में हम काउंटर क्वेश्चन करने की भी सामने वाले What को is the main reason of changing the question? Sir, according to the response of a person, sometimes we change our questions. Response, yes. Response and And the information that we have to give. yes, information। और देखिए, एक जवाब आपके दिमाग में है लेकिन आप वो कह नहीं रहे हैं। यू आर बीइंग मॉडेस्ट। यस यस, यू आर बीइंग मॉडेस्ट। हम बहुत बार सवाल हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी होता है, ठीक है। आप यू आर इंटरव्यूअर, रिस्पोंडेंट इज इंटरव्यूवी, ठीक है। आप उसके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आप परसीव करते हैं, उस
उस हिसाब से भी सवाल चेंज करते हैं या नहीं करते? Yes, We change sir. the question Yes, sir. according to our perception of his or her intelligence. Okay? आपको लगता है या अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई कम है, उसकी नहीं समझ पाएगा, या अंडरस्टैंडिंग कम है, या इंटेलिजेंस कम है, तो आप उस सवाल को ज़रा आसान बना के या घुमा फिरा के पूछ लेते हैं. सो स्ट्रक्चर्ड और ओपन में ये फर्क है. ओपन इज बेटर माना जाता है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग में ओपन में मुश्किल आती है. राइट? ओके. हम बात कर रहे थे, एक बहुत पॉपुलर मेथड है क्वेश्चनायर मेथड. यस. अब क्वेश्चनायर भी कई तरह के हो सकते हैं. यस. क्वेश्चनायर भी कई तरह के हो सकते हैं. Isn't it? Yes, sir. क्वेश्चनायर कई तरह के हो सकते हैं, है ना? तो कैसे हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू में आप क्वेश्चनायर लेके जाइए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जैसा भी है, और फिर और कोई तरीका है आप क्वेश्चनायर? यस. सर हम ऑनलाइन भी Catalog. क्वेश्चन करा सकते हैं. यस गौरव. सर कैटलॉग्स. और सर हम कैटलॉग्स हो क्वेश्चन सकते हैं. यस. और यस सर, कैटलॉग्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री हो सकती है. और सर गूगल फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं सर, वो भी यू उससे भी हम करा कैन मेल द क्वेश्चनायर आल्सो. आप लेके भी जा सकते हैं. यू कैन मेल इट. और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके कोविड में, ये गूगल फॉर्म्स आ गए हैं. यस. गूगल फॉर्म्स आर देयर, वेरी गुड वे ऑफ. इसका फायदा एक बहुत बड़ा ये है कि ये जो आप गूगल फॉर्म्स भेजते हैं, जैसे ही उन्होंने भेजा और आप के पास आया, तो गूगल फॉर्म का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही कुछ ग्राफ भी बना देता है आपके लिए, थोड़ी सी डेटा प्रोसेसिंग भी कर देता है. ओके. Isn't it? तो अगर आपने किसी ने गूगल फॉर्म यूज किया हो तो यू कैन हैव टेलीफोनिक, जैसे हम इंटरव्यू मेथड की बात कर रहे थे, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है और टेलीफोनिक क्वेश्चनायर भी हो सकता है. लेकिन उसमें भी एक बायस है कि फोन होना चाहिए. हालांकि अब बायस वो बहुत कम हो गई है, इसलिए कि अब ज्यादातर लोगों के पास फोन है. Isn't it? मोबाइल फोन के आने के बाद ज्यादातर लोगों के पास फोन है. तो गूगल फॉर्म्स हो सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चनायर, आप सीधे जाके पूछ सकते हैं, इंटरव्यू मेथड से भी कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चनायर मेथड. किसी ने एक इंटरेस्टिंग उसका नाम लिया मेथड का, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड? सर ऑब्जर्वेशन में हम सर कुछ ना किसी से मतलब पूछते हैं ना कुछ कहते हैं सर, हम जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं सर कि और उस ऑब्जर्वेशन में ही सर हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. यस. आप अच्छा, उसमें भी फिर आप सर कुछ कहते नहीं हो. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. यस. इसमें भी उसमें फिर सर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग हो जाता है, एक नॉन पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट अलग. ऑब्जर्वेशन भी होता है और एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. देखिए, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. बट ये भी हो सकता है कि आप उसके पार्ट हों, और ये भी हो सकता है कि आप उस, जैसे आपको किसी गेम के बारे में ऑब्जर्व करना है, तो अगर आप उसके पार्ट भी हो सर सकते हैं. ऑब्जर्वेशनल. यस योगिता. सर जैसे एक्टिविटीज होती हैं, यस सर, जैसे सर हमारे सामने कोई एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसी सोशल सिचुएशंस आ रही है, तो दैट कॉल इज ऑब्जर्वेशनल. यस. ऑब्जर्वेशन में भी दो तरीके, ये Observational भी हो schedule. सकता है कि आप उस एक्टिविटी का पार्ट हों, और ये भी हो सकता है कि आप उस एक्टिविटी का पार्ट ना हो. आप एक पैसिव पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप दूर से. तो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है. और कोई ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है. यस. यस. आप बहुत बार लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चनायर जैसी चीज देते हैं. हम क्वेश्चनायर और ऑब्जर्वेशन को मिक्स करते हैं, और आप लोगों से कहते हैं कि रेट कर दीजिए, रेटिंग स्केल पर.
या आप अगर आप सपोज आप हॉस्पिटल की जैसे आप ऑब्जर्वर से कहते हैं कि रेट कर दीजिए, अगर आप एक हॉस्पिटल का सपोज आप नर्सेस की या डॉक्टर्स की एफिकेसी या हॉस्पिटल की वर्किंग टेस्ट कर रहे हैं, तो एक चेकलिस्ट मेथड है, तो उसमें एक चेकलिस्ट पहले से बनी हुई होती है। आप कहते हैं कि ये इन्होंने किया या नहीं, हाथ धोए या नहीं धोए, या सिरिंजेस को बॉयल किया या नहीं किया, इक्विपमेंट्स बॉयल किए कि नहीं किए, वॉश बेसिन पहले ही खाली यूज़ किया या मतलब हाथ पहले ही धोए या बाद में भी धोए। तो ये एक चेकलिस्ट मेथड है। आजकल एक और मेथड बहुत इसमें ऑब्जर्वेशन में पॉपुलर हो गया, सीसीटीवी। आप क्या करते हैं, सिंपली एक सीसीटीवी लगा देते हैं उस एरिया में, आप गए भी नहीं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप नहीं गए, बट यू हैव अ सीसीटीवी। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं, और एक किसी ने उस मेथड का नाम नहीं लिया जिससे मैं, लेकिन हम वहां बहुत ब्रीफ आएंगे। बायोलॉजिकल सर ऑब्जर्वेशन। एक सर मेथड और है सर। यस यस डिप्पा। हेलो सर। यस सर हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू से डाटा को ले सकते हैं सर। यस यस, जैसे कहीं का सर्वे रिमोट करके सेंसिंग। सर। यस यस, रिमोट सेंसिंग पे भी डेटा आ गया। ओके यस, आप कह सकते हैं कि ये रिमोट ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग से आप डेटा ले सकते हैं, आप उसे प्रोसेस करते हैं। हम अगर कभी मौका मिला तो हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे। ओके, रिमोट सेंसिंग ऑफ कोर्स। यस, एक बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च। हालांकि हमसे बहुत ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है, फिर भी तो लिस्ट ओनली बायोलॉजिकल रिसर्च। इसमें दो टाइप्स हैं, एक इन विट्रो इन विवो। इन विट्रो रिसर्च इज यस यस, इन विट्रो रिसर्च। देखिए बहुत सिंपल बात है, कभी आपने टेस्ट कराए हैं कोई, जैसे कोविड का या कोई, या लिपिड प्रोफाइल या कोई भी टेस्ट, शुगर टेस्ट, किसी ने आपके घर में? यस यस सर। तो जैसे ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है, तो व्हाट इज दिस? देखिए, इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी। ओके, सो अगर आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, then it is you are observing on the body, okay? And in vitro अगर है तो आपने कल्चर ले लिया, ब्लड ले लिया, उसके बाद जाके वो टेस्ट हो रहा है, that is also data collection। चलिए हम वहां बहुत नहीं आते, हमारा बहुत कंसर्न नहीं है बायोलॉजिकल। एक अदर मेथड्स, व्हाट आर अदर मेथड्स? एक जैसे इन्होंने तो रिमोट सेंसिंग बताया, और कौन सा मेथड्स हैं? यस, what are other methods? Yes, what are other methods? So sampling. सैम्पलिंग इज डिफरेंट है, हम सैम्पलिंग की बात करेंगे अभी कभी मौका मिला। सैम्पलिंग इज डिफरेंट है। चलिए, आपने सैम्पलिंग का जिक्र किया, तो कौन कौन सी मेन डिविजन्स क्या हैं सैम्पलिंग के? यस सर अगर हमारा जो हमें डेटा लेना है वो बहुत बड़ा डेटा लेना है, तो सर फिर हम सैम्पलिंग सैम्पलिंग वो आप वजह बता रहे हैं कि सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं। बाय वी डू सैम्पलिंग टू सेव कास्ट एंड एफर्ट। मीन हम कर ही नहीं सकते, तो सैम्पलिंग की बात हम नहीं करें। सैंपल की बात किसी दिन और मौका मिला तो करेंगे। हम खाली डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, या सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं। ऑफ कोर्स सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, बट परहैप्स इतना वक्त नहीं है हमारे पास, किसी और दिन मौका मिला तो आपसे बात करें। हम फिलहाल बात करें अदर मेथड्स। अदर मेथड्स में एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यस, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, व्हाट आर दे? हम थोड़ी सी अभी सैम्पलिंग की बात करेंगे, पहले हम ये बात कर लें। यस, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। यस, इसमें क्या करते हैं कि हम किसी को, यस
Yes, someone is saying something. सर जैसे सर किसी सिचुएशन में किसी पार्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर देख के जो डाटा कलेक्शन हो, आई थिंक उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टिव नहीं, टेक्निक्स। वो तो एक तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि उनको बताए बगैर हम उन्हें एक गेम का हिस्सा बना देते हैं या किसी एक्टिविटी का हिस्सा बना देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? उनको हम किसी एक्टिविटी का हिस्सा बना देते हैं और या गेम का हिस्सा बना देते हैं और तब हम उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। इट इज ऑब्जर्वेशन, बट हम उन्हें किसी एक्टिविटी या किसी गेम का हिस्सा बना देते हैं। फिर हम देखते हैं उनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हम उन्हें देते हैं और उन्हें उस गेम का हिस्सा बना देते हैं। मान लीजिए कि वो एक स्ट्रेस सिचुएशन है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ उनका बिहेवियर क्या है। ये अक्सर बिहेवियरल रिसर्च में होता है कि इन सर्कमस्टांसेस में वो क्या करेंगे। तो ये बहुत बार हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता। हालांकि देखिए रिसर्च एथिक्स ये कहती है कि बता दें आप। ओके, सो जैसे मुझे आपको शुरू में बताना चाहिए था, हालांकि मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, कि मैं थोड़ा बहुत अपनी क्लासेस अब रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तो थोड़ी सी और लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, बट अब बता रहा हूँ मैं। पार्ट ऑफ इट आर फुल। ओके, सो हमें बता देना चाहिए, लेकिन हम बहुत बार नहीं बताते, बाद में बताते हैं। तो हम गेम या एक्टिविटी का हिस्सा बना देते हैं उन लोगों को। उन्हें पता नहीं होता कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है या एग्जैक्टली किस रिसर्च प्रोजेक्ट क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। तो हम उन्हें एक्टिविटीज़ या गेम्स का पार्ट बना देते हैं। ओके, चलिए, तो ये मेन मेथड सही है। सर इसको हम टूर, यानी कि टूर को भी तो हम सर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज से सर कोई यानी कि बड़ी मात्रा में टूर लेके जाएं और उसको हम किसी सर्वे के बारे में ना बताएं, तो सर वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो वो कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बल्कि एजुकेशनल टूर्स एक तरह का रिसर्च एक्टिविटी या एक्सकर्जन एक्टिविटी होते हैं बहुत बार। तो हो सकता है, या उनका भी बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टूर्स पे इन हालात में वो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। चलिए, सिंस सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, तो किसी ने सैम्पलिंग का जिक्र किया, तो थोड़ा सा हम सैम्पलिंग का जिक्र कर लें कि व्हाट इज सैम्पलिंग और व्हाई वी डू सैम्पलिंग। सर सैम्पलिंग हम सर इसलिए करते हैं कि सर किसी भी चीज की जो क्वालिटी होती है, जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें सर हेल्थ को लेके तो बड़े एरिया में सर हम उसका जो है सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन किसी हमारे पास अक्सर इतना टाइम और मनी या रिसोर्सेज नहीं होते। टाइम मनी प्रॉब्लम होती है सर, रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम व्हाट वी डू इन कुछ लोगों को लेके सैंपलिंग कुछ लोगों को कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो जो कुछ लोग होते हैं सर, वो सैंपलिंग कहलाता है, वो सैंपल कहलाता है। दैट इज अ सैंपलिंग सेट। सैंपल होता है। तो यस सर, क्या हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअली उसके बिहेवियर के बारे में। यस यस सर। सर हम मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर उस सैंपल में हमें लगता है ये सैंपल, यस एग्जैक्टली, ज्यादातर लोग या ये सैंपल सेट जो है ये हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी सभी लोगों का है ना। सर इसके लिए सर एक एग्जांपल बहुत बड़ा है सर इस समय। जैसे कि अब सर यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो सभी न्यूज वाले जो चैनल हैं तो सभी अपना डाटा लेते हैं सब सैंपल के तौर पे। राइट, तो एक सैंपल सेट सिलेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं, वी एज्यूम, यस वी रिसर्चर एज्यूम कि बाकी पूरी पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बिहेव करेगी, राइट। यस सर। तो ये हम मान लेते हैं कि सबका बिहेवियर यही होगा। ओके, और हम करते इसलिए कि हम टाइम और एफर्ट बचाने के लिए अक्सर कर रहे होते हैं। एक चीज होती है सेंसस, सैम्पलिंग टर्म्स में ही। कैन वी कंटिन्यू फॉर सम टाइम प्रवीण? सर यस सर। ओके, सो यस
Please continue, sir. Please ओके continue, sir. ओके ओके यस हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा जो सेट है वो वैसे ही बिहेव करेगा. देयर आर सम टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग. यूनिवर्स क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट इज यूनिवर्स इन सैम्पलिंग? So population. Population is different and universe is different. सर our size of sample. theoretical population जो भी इसमें आ सकते हैं किसी तरह इस एक्टिविटी के दायरे में, that is universe. Okay. Yes. That is universe. जो भी theoretically आ सकते हैं और इसमें से हम देखते हैं कि इस पॉपुलेशन को perhaps हम टारगेट करेंगे, तो that is our theoretical population. That is population. इसमें से हम इसको कर रहे हैं, that is population. Yes. लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था उसके पहले. Yes, universe. This is universe. All possible. लेकिन सबका सर्वे करना नहीं होता हमें एक particular population. The whole population is called population. Census क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? What is census? In sampling terms. Yes. What is census? Yes. What is census? सर सैंपल इज ए प्रोसेस जिसमें हम सर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के नहीं, सर वो तो जो पहलू सैम्पलिंग हैं। है. मैं सेंसस CENSUS सेंसस. सर सेंसस भी सर वो सिस्टम. यस. तो सेंसस में जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या या उससे रिलेटेड आप अदर जो इंफॉर्मेशन. अमित आप जो बता रहे हैं परहैप्स आप सेंसस ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन बता रहे हैं. उससे भी हम नॉर्मली शॉर्ट में सेंसस कहते हैं, बट दैट इज नॉट सेंसस. आई एम आस्किंग अबाउट सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट इज सेंसस? कैन एनीवन टेल? सर इट इज लाइक ए सिस्टम. सर सेंसस के थ्रू हम सर किसी भी वस्तु प्राणी जगत या किसी भी यानी किसी भी चीज की संख्या की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं सर. जैसे कि सर हम एनिमल. मैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. यस कुमकुम. Collection information about different attributes, not a particular but different No, attributes. no. I'm afraid you are not right this time. Yes. सर जैसे कोई भी पॉपुलेशन को एनालिसिस करने से पहले जितनी प्रोसेस होती है उन सभी को सर सेंसस. It's not about process. देखिए हम सैम्पलिंग करते हैं एक सैम्पलिंग सेट लेके, लेकिन कभी कभी हमारा रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम सैंपल से काम ही नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं कि पूरे यूनिवर्स का सर्वे करते हैं. सैम्पलिंग क्यों करते हैं? सर्वे करने के लिए मेनली, है ना, डेटा कलेक्शन के लिए या सर्वे के लिए. तो हम पूरे यूनिवर्स या पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, एज द केस में बी. मतलब सबसे पूछते हैं सवाल. अब हम एक सबसेट नहीं ले रहे हैं, तो दैट जैसे जनगणना, जैसे अगर हम टाइगर सर्वे कर रहे हैं तो 3-4 टाइगर्स के सर्वे कर लेने से काम नहीं चलेगा, हमको सारे का करना पड़ेगा. या एनिमल सर्वे है तो, या इंडेंजर्ड एनिमल्स का सर्वे है, तो हम सबसे पूछते हैं, सबको रिस्पोंडेंट बना देते हैं और हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेंसस. और जो आप मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं पॉपुलरली नोन, वो भी एक सेंसस है, बट दैट इज सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. तो सेंसस का मतलब हर रिस्पोंडेंट से सवाल पूछना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, टाइम एफर्ट के बावजूद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आएगा. ओके. अब इसमें से सैंपल क्या है? सपोज हमने ये डिसाइड कर लिया कि दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन, इनका हम एक सैंपल सेट बना ले रहे हैं. ये सैंपल सेट है.
ये 4 का हमने सैंपल सेट बना लिया, या 5 का बना लिया मान लीजिए, तो ये सैंपल सेट हो गया हमारा, दैट इज सैंपल, इसी को सैंपल कहते हैं। हम मान रहे हैं कि ये लोग वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे पूरी पॉपुलेशन करती, सेंसस वाले केस में नहीं, डिफरेंट। ये सैंपल सेट है, तो ये है सैंपल सेट। ओके, एक थोड़ी सी बात, ये बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम, लेकिन एक थोड़ी सी बात ये कि देयर इज अ वर्टिकल डिवीजन इन सैंपलिंग। कोई सैंपलिंग के टाइप्स बता सकता है मुझे? कोई सैंपलिंग का यस यस सर। क्या टाइप्स होते हैं सैंपलिंग? सिंपल Sir, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर, यस, बट आप बहुत सिस्टमैटिक। रैंडम टर्म्स उठा रहे हैं। देखिए, जो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। Probability and दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी भी सैंपल के चुने जाने की सर प्रोबेबिलिटी होती है। यस, थोड़ा एक तो वर्ड non- और जोड़ दीजिए तो आपका जवाब बिल्कुल सही है गौरव। बस एक वर्ड मिस कर गया। एनीवन कैन ऐड दैट वर्ड? सर सर यस यस सर, मैं यस श्योर। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सर जितने भी किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है सबके चांस होते हैं कि वो सैंपलिंग में इंक्लूड हो सकते हैं सर, बट आपने नॉन भी प्रोबेबिलिटी almost- सैंपलिंग में मतलब अमित, आपने भी ऑलमोस्ट वही बताया जो गौरव ने बताया। मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ड और जोड़ दीजिए। सर प्रॉब्लम सैंपलिंग में सर ये होता है कि जैसे एक, यानी कि एक बर्तन में चावल पका रहे हैं तो उसको केवल एक दाने को यदि हम देखें तो दैट इज सैम्पलिंग, नमूना- दैट इज सैम्पलिंग। देखिए ऐसे बताइए, दैट इज द यूनिवर्स आर द टारगेट पॉपुलेशन। ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच आई जे के, यस। तो अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा? सपोज हमें 4 का सैंपल सेट लेना है, हमने डिसाइड किया कि 4 का सैंपल सेट इज गुड इनफ। सर प्रोबेबिलिटी में सर इक्वल चांस होंगे किसी की भी सेलेक्ट होने के। इक्वल, यस 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 करण, यू आर वेरी राइट। किसी इनमें से किसी भी के भी सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ये नहीं कि ए और बी सिलेक्ट होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है? इक्वल चांस नहीं है, सैंपल सेट विल बी सेम। सपोज इनके पास हो सकता है कि चांस ज्यादा हो। एनी एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? हम ज्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहे होते हैं। सपोज मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त तो ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही है, और मुझे कुछ स्टूडेंट्स का सर्वे करना है, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादातर मैं पहली डेस्क से पूछ लूंगा क्योंकि वो मेरे बहुत करीब हैं, पहली रो से, isn't it? मुझे लगता है कि क्लास के सभी बच्चे एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे जवाब देंगे। मैं पहली रो से उठा लूंगा 4 को, या ज्यादा एक दूसरी रो से कर लूंगा, या आखिरी रो से पूछ लूंगा। ज्यादातर टीचर्स ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यू डोंट हैव, सबको इक्वल चांस नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये अपने पास वालों से पूछ ले रहा हूँ, या एक आध इधर से ले लिया। दैट इज नेम कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग। कभी कभी हम एक कोटा डिसाइड कर देते हैं कि लड़कियों में से 3 और लड़कों में से 3, तो दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। अब सबको इक्वल चांस नहीं है।
रैंडम सैम्पलिंग में भी जरूरी नहीं है कि इक्वल चांस हो, रैंडम भी या इसका रिफाइंड फॉर्म ले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हम स्ट्रेटा बना लेते हैं जैसे इनकम के बारे में, और हम कहते हैं कि हर स्टेटा का, हर सोशल इकोनॉमिक स्टेटा का दो रिस्पोंडेंट होना चाहिए या 3 रिस्पोंडेंट होना चाहिए, तो हम 2 या 3 इसमें से उठाते हैं, 3 इसमें से उठाते हैं और 3 इसमें से उठाते हैं। सपोज इट इज हायर इनकम ग्रुप, इट इज मिडिल इनकम ग्रुप और इट इज लोअर इनकम ग्रुप। तो हम ज्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, बट दैट इज द डिफरेंस। तो एक बड़ा डिवीजन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो हम तो ये चलिए ये मेन वो हैं। एक्चुअली मुझे डिपार्टमेंट भी जाना है, नहीं तो मैं और लंबा क्लास ले लेता आपसे। तो एनी क्वेश्चन अबाउट इट, जो हमने आज बात करी? एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यस, कोई क्वेरी? यस, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो? नो सर, सब